नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष। देखिए, आज हम इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखो, हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पहले समझ लिए थे। पिछली कक्षाओं में हमने इन चीज़ों का अध्ययन भी किया है। इसके पहले जो हमने प्रश्नावली 3 में अध्ययन किया था निर्देशांक ज्यामिति का, आज इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इस बात को समझें कि समीकरण क्या होता है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, और उसमें भी रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? तो रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है, वह हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। देखो, आप जानते हैं कि समीकरण हमारे कई प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, युगपत समीकरण, ये बहुत सारे हमारे पास में होते हैं। उनमें से सबसे पहले हमने लिया है रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण के बारे में हम जान गए कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। अब रैखिक समीकरण के बाद में हमारे पास आता है एक चर समीकरण। अब एक चर समीकरण जो होता है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास कह रहा है कि एक ही चर होना चाहिए। अब एक ही चर की बजाय हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। जैसे चाहे एक मतलब x हो, चाहे y हो, परंतु एक जैसा होना चाहिए। तो वह समीकरण जिसमें एक ही प्रकार का चर होता है, एक चर समीकरण कहलाता है। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, वह समीकरण जिसमें एक ही प्रकार का चर होता है, वह हमारा एक चर समीकरण कहलाता है। जैसे देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं कि यहां हमारे पास रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण में भी एक चर समीकरण हमको पढ़ना है। तो एक चर समीकरण हमारे पास में जैसे x + 5 = 7। अब ये हमारे पास में एक ही चर है, x ही है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 3y + 2 = 6। तो यहां पर भी हमारे पास में अकेला y आ गया। और भी हो सकता है कि जैसे 2x + 3 = 5x + 6, ऐसे भी। तो यहां पर हमारे पास में ये भी एक चर समीकरण हो गया। और इन सभी समीकरणों में एक ही घात है, इसलिए ये समीकरण हमारे रैखिक समीकरण भी कहलाएंगे। अब हमारे पास जो मुख्य बिंदु है, वो हमारा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहां हमारे पास में दो चर रैखिक समीकरण। तो आप इस बात को देख लो, पहली बात समीकरण समझ गए, रैखिक भी समझ गए। अब हमारे पास आता है दो चर। तो हमने देखा कि जब एक चर होता है तो उसमें एक जैसा होता है। तो यहां जब दो चर है, तो इसका मतलब दो प्रकार के चर एक ही समीकरण में होंगे। तो यहां हमारे पास जैसे 2x + y = 6। तो यहां पर हमारे पास एक तो x आ गया और एक क्या आ गया, y आ गया। तो दो चर इस एक ही समीकरण के अंदर हमारे पास में मौजूद हैं। तो ये हम इसको क्या कहेंगे, दो चर समीकरण। और इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए हम इसको दो चर रैखिक समीकरण कहेंगे।
अब हमारे पास में एक ये आता है कि दो चर रैखिक समीकरण का प्रारूप कैसा होता है। तो देखिएगा, दो चर रैखिक समीकरण का प्रारूप। अब हम यहां देखते हैं कि जो ये दो चर रैखिक समीकरण है इसका प्रारूप होता है हमेशा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास में दो चर रैखिक समीकरण का प्रारूप है। अब हम कैसे करते हैं थोड़ा सा हम इस बात को देखेंगे, लेकिन एक बात और समझ लेते हैं कि ये समीकरण कोई सा भी हो हमारे पास में, समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। जो बराबर जो होता है ये एक समीकरण को दो पक्षों में बांटता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा 2x प्लस वाई एक पक्ष हो गया और दूसरे पक्ष में क्या आ गया 6 हो गया। समीकरण के दोनों पक्षों में से अगर किसी संख्या को घटा दिया जाता है या दोनों पक्षों में किसी समान संख्या को जोड़ दिया जाता है तो कभी भी समीकरण का मान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास में यहाँ एक चर रैखिक समीकरण हमने लिया और इस एक चर में अगर हम दोनों पक्षों में 2 इधर भी 2 दोनों चीज जोड़ दिया तो हमारे पास इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे समीकरणों को यहाँ हम एक चर समीकरण में कहते हैं। आप इस बात को ध्यान दें। अब हमारे आते हैं प्रश्नावली के सवाल। देखिएगा आप, देखिए ये हमारा एक सवाल है जो प्रश्नावली 4.1 का है। पहला सवाल हमारे पास में है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की 2 गुनी है। यहाँ हमारे पास में जो शब्द दे रखा है एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हमको लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में जब दो वस्तुएं हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं, एक तो नोटबुक है और एक कलम है, तो हमें क्या करना है, दोनों की कीमत को अलग अलग प्रकार का चर मानते हैं। देखिएगा इसका हल, माना एक नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा एक कलम की कीमत कितनी मान लेते हैं, y रुपये है। अब हमने एक नोटबुक की कीमत तो कितनी मानी है, x रुपये, और एक कलम की कीमत मानी है y रुपये। हमें क्या करना है, समीकरण रूप में लिखना है। तो प्रश्नानुसार अब हमारे पास जैसा हमारा प्रश्न है उसके अनुसार हम इसमें लिखते हैं। ये कहता है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपये, और कलम की कीमत कितनी है, y रुपये। तो हमारे पास हमने देखा कि जो कलम की कीमत है उसको यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाती है, नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाती है। अब ये हमारे प्रश्नानुसार तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको जो समीकरण का प्रारूप हमारा है उस रूप में हम इसको लिख देते हैं, अर्थात x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा एक दो चर रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। एक बार और देख लो इसको ढंग से। यहाँ हमारे पास में एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, इस बात को इसने बताया है। तो हमने क्या किया, एक नोटबुक की कीमत को x मान लिया और कलम की कीमत को y मान लिया। तो हमने जब देखा
आगे हमारे पास कह रहा है कि जो कलम की कीमत है उसका दुगना नोटबुक की कीमत है। तो हमने नोटबुक की कीमत को x बराबर 2y और उसको फिर समीकरण रूप में हमने दे दिया इस प्रकार से। अब देखिएगा दूसरा सवाल हमारा, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हमारे पास में ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण, हमारे पास कुछ ये समीकरण दे रखे हैं, इन समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करो। अर्थात जो हमारा प्रारूप है उसमें हमको व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी हमको बताने हैं। तो ऐसे हमको यहाँ देखना है। अब हमारा हल देख लेते हैं कि यहाँ हल नंबर 1 ये क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4। ये हमारा एक समीकरण हमको दे रखा है। अब देखो जो ये समीकरण है इसमें प्रारूप हमारे पास दिया है, इसमें क्या अंतर हमको दिखाई दे रहा है, इसमें c के बराबर 0 है। तो इसका मतलब है कि हमको सबसे पहले इस 4 को प्रथम पक्ष में लाना है। तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस का है इसलिए हमने पक्षांतरण करते ही और ये माइनस का हो गया। अब हमारा जो समीकरण है वो प्रारूप में हमको मिल गया। तो अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हमारे पास में a बराबर क्या हो जाएगा, x का जो गुणांक है वो हमारा a हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 3 और c का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमको माइनस का 4। ऐसे हम प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे ही हमारे पास दूसरे नंबर का उदाहरण है। यहाँ हमारे पास में ये कह रहा है, दूसरे नंबर में क्या है हमारे पास सवाल, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। देखो ये जो दूसरा नंबर का उदाहरण है ये तो हमारे पास पहले से ही प्रारूप में जमा हुआ है। यहाँ देखिएगा इसको थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए अपन इसको रख लेते हैं, x माइनस 1 बटा वाई 1 बटा 5 वाई माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ हमारे पास ये प्रारूप हो गया। तो a का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि x के साथ कोई गुणांक नहीं है और जब कोई गुणांक नहीं होता तो वहां क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। b का मान क्या है 1 बटा 5। क्या ये सही है? आप देखिएगा हमारे पास यहाँ जो प्रारूप है उसमें प्लस बी वाई है, तो यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का 1 बटा 5। और c बराबर उसमें भी यही समस्या आ रही है हमारे सामने कि यहाँ पर क्या है माइनस का 10। तो ऐसे हमने a, b और c के मान भी ज्ञात कर दिए। देखिएगा तीसरा नंबर का हमारे पास उदाहरण है। ये तीसरा नंबर का जो उदाहरण है ये है माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। तो सबसे पहला काम करना है हमको प्रारूप में जमाने का। तो हम क्या करेंगे 6 को पक्षांतरण में ले लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब प्रारूप में हमारे पास प्राप्त हो गया। तो अब क्या करना है a, b और c के मान हमको देखने हैं, प्राप्त करने हैं। तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, b बराबर कितना हो गया 3 और c बराबर 6। ऐसे हम अपने मानों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहें हमारे वीडियो को, यदि नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।